नमस्कार, होम बिल टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता ननकदीन भुर्जी की नए विधायक निवास की 7वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उन्हें गंभीर हालत में स्थानीय लोगों की मदद से सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और ननकदीन भुर्जी बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं और घटना लाल बाग स्थित नए विधायक निवास में हुई, जिसके बाद सिविल हॉस्पिटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुट गई और शोक का माहौल है और पुलिस मौके की जांच कर रही है और फिलहाल आत्महत्या की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है। अब मुझे ये नहीं मालूम सुसाइड किया क्या हुआ है, कैसे गिर गए धोखे से। हम लोग तो भाजपा कार्यालय में बैठे थे तो मुझे अचानक सूचना मिली कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री ननकदीन भुर्जी नए दारुल सफा के 7 नंबर मंजिल से उनसे गिर गए हैं। तो हम लोग जैसे वहां जा रहे थे तब तक सूचना मिली कि उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया और हम लोग यहाँ पर आए हैं, जहाँ ये जानकारी मिली है कि 7वीं मंजिल से गिरने के बाद उनका निधन हुआ है। बाकी कैसे हुआ है, क्या हुआ, ये वहाँ रहने वाले लोग और जांच से पता पड़ेगा। नहीं, अभी तक भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं और अभी मोर्चे की कोई नई टीम नहीं बनी है। अभी तक वो वर्तमान में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। ये कुछ मुझे ज़्यादा जानकारी इस विषय में नहीं है, ये तो उनके परिवारीजन या जो मौके पर लोग होंगे, बाकी जांच में विषय आएगा। हम लोगों को केवल इतनी सूचना मिली, उस सूचना पर मौके पर हम नहीं, अभी यहाँ जो आए हैं और जो उनका ईसीजी किया जा रहा है और मुझे लगता है कि डॉक्टर लोग अभी जैसी संभावना लग रही कि उनका निधन हो चुका। वाराणसी में संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्मस्थल से भव्य कलश यात्रा निकली गई। इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए और श्रद्धालुओं ने संत रविदास के बनाए बताए समरसता और समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और संत समाज की सहभागिता देखने को मिली। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती का कार्यक्रम है। इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये सीर गांव उनकी जन्मस्थली है। ये काशी का गौरव है कि ऐसे संत की जन्मस्थली काशी है और हम सभी काशीवासी उनके जन्मदिन को बहुत विशेष तौर पे मनाते हैं। इस बार विशेष आयोजन है और अभी आपके सामने कलश यात्रा निकलनी है तो उनकी प्रतिमा से लेकर, जिनमें उनकी मिट्टी, यहाँ की इस ज़मीन की, इस पावन पवित्र धरती की मिट्टी उस कलश में भरी जाएगी। जो देश के अलग 27 राज्यों के लोग भी आए हुए हैं, वो कलश यात्रा फिर यहाँ से उन राज्यों में जाएगी और आज वो कलश यहाँ से ले आके मंदिर में स्थापित करेंगे। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का आगमन हो रहा है इस कार्यक्रम में, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में। तो कल का दिन बहुत ऐतिहासिक है काशी के लिए। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की यह जन्मस्थली वाराणसी काशी में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका लोकसभा क्षेत्र भी है, और उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से आज सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे राजस्थान से भी 21 जनों की टोली यहाँ पे आई है और हम यहाँ पर सभी प्रदेशों से आए हुए यहाँ अभी कलश यात्रा रवाना होगी और कलशों में हमारे गंगा जल लिया जाएगा और
इसे को अपने अपने प्रदेशों में लेके जाएंगे और प्रदेशों में भी हर जिलों तक, हर मंडलों तक पहुंचाया जाएगा। और हमारे माननीय जो हमारे संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी थे, उनका जो संदेश था, उनकी जो भावना थी कि मेरा समाज कैसा हो जिसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं रहो, कोई भूखा नहीं रहो, कोई दुखी नहीं रहो, उस भावना को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम इन कलश से यात्रा के माध्यम से हम कर रहे हैं। जन्म दिवस से पूर्व आज ये कलश यात्रा यहाँ से निकलना प्रस्तावित है। आज हम परम पूज्य संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर एक बृहद कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। अभी कलश पूजन होगा और फिर ये कलश यात्रा निकलेगी और ये कलश विभिन्न क्षेत्रों में जाकर संत रविदास जी का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। आज से 650 वर्ष पहले संत रविदास जी ने एकता और भाईचारे का जो संदेश दिया था वो आज भी प्रासंगिक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उनका संदेश जन जन तक पहुंचाएं और हर तरह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चल रही बहस के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल कानून बनाने की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि निष्पक्ष जांच और जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। और संजय सिंह ने बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई AK-47 फायरिंग की घटना, जंतर मंतर पर CJP प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से पैलेट्स गन के इस्तेमाल की खबरों का, जब पंजाब में कथित पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और उन्होंने इन सभी मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगते हुए कहा है कि छात्रों के हित में सर्वोपरि होनी चाहिए। देखिए, सारी पार्टियां चाहती हैं कि पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बने और जब चर्चा होगी तो उसमें तमाम बातों को हम लोग वहां उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं करेंगे कोर्ट के सामने, तो आप कितनी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए, क्या सजा मिल पाएगी। संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी था 2024 का, उसके खिलाफ CBI ने कह दिया कि कोई सबूत ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इन जांच एजेंसियों के ऊपर किसका प्रभाव है? मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, और वही पेपर चोरों को बचा रहे हैं। ईडू टेस्ट कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसके मालिक का संबंध प्रधानमंत्री जी से भी है और मुख्यमंत्रियों से भी है। बीजेपी के राज्यों में ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद उसको ठेका मिल रहा है। तो ये प्रश्न है, इन सवालों का जवाब जब चर्चा होगी तो हम लोग मांगेंगे प्रधानमंत्री से और सरकार से। विपक्ष जो लगातार सवाल कर रहा था बिहार को लेकर भी, जहां पे प्रोटेस्ट के दौरान जो पुलिस AK-47 की गोली चलाएगी। आप सोचिए, AK-47 आप चला रहे हैं छात्रों पे। वो आतंकवादी हैं, आपने उनको अपना दुश्मन बना लिया है, वो पाकिस्तानी हैं। आप बताइए, वो उनके ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं, जंतर मंतर पे उनके सर फोड़ रहे हैं। 500 से ज्यादा छात्रों के हाथ पैर सर तोड़ दिया इन लोगों ने। यहां पैलेट गन चला रहे हैं, वहां AK-47 चला रहे हैं। तो ये तो युवाओं की दुश्मन बन गई सरकार। सबसे बड़ा देशद्रोह का काम तो यही है जो मोदी की सरकार कर रही है, जो सम्राट चौधरी की सरकार कर रही है। अपने ही देश के युवा को आप मतलब AK-47 चला रहे हैं उसके ऊपर। अभी रिपोर्ट आई कि जंतर मंतर पे पुलिस ने पैलेट गन का यूज किया था 20 तारीख को, जो बच्चों को रोकने। ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। क्या इन सारी घटनाओं पे गृह मंत्री को सदन में आके बयान नहीं देना चाहिए कि किसके कहने पे ये सब कुछ हुआ? ये जानने का हक संसद को भी है और देश को भी है। बीजेपी सांसदों ने आज सदन में संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया कि पंजाब में 6 पेपर लीक हो चुके हैं। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए ये लोग इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। पंजाब में किसी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ।
एग्जामिनेशन में चीटिंग हो रही थी, जिनको जो चीटिंग करने वालों को पकड़ा गया, पुलिस ने तुरंत पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में। आपने ट्वीट किया जिसमें आपने बीजेपी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की। भाषा नहीं, देखिए, भाषा पे भाजपाई ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चों की भाषा सही नहीं थी। भाजपा पे ये भाषा के ऊपर गोदी मीडिया ज्ञान दे रहा है कि बच्चों की भाषा सही नहीं थी। गोदी मीडिया की भाषा सुनेंगे आप, किस तरह की भाषा बोलते हैं वो? भाजपाइयों की भाषा सुनेंगे? जब भाषा के उपयोग पर भाजपाई और गोदी मीडिया के लोग बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। मैंने ये बात कही तो इसमें क्या गलत कह दिया? इनकी भाषा आप सुनिए, मां की गाली देते हैं, सदन के अंदर गाली देते हैं, गाली बकते हैं सदन के अंदर। ये भाषा पे ज्ञान दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कथित कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। कंगना रनौत ने कहा है कि लोकतांत्रिक विरोध की भी मर्यादा होती है और सार्वजनिक जीवन में शालीनता बनाए रखना आवश्यक है। और उन्होंने प्रदर्शन के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन भाषा और व्यवहार का भी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। क्या कहना है जो उसमें? आपने कहा था कि जो लोग वहाँ पे गंदगी फैला रखे हैं, आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? थैंक यू। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शक्ति भवन के बाहर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन और मृत कर्मचारियों के परिजनों को मुआवजा, घायल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता, हटाए गए कर्मचारियों के बहाली और पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति की मांग उठाई। और संगठन के पदाधिकारियों के मोहम्मद खालिद और धर्मेंद्र पांडे ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की संख्या घटने से कार्यभार बढ़ा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा गया है। और उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बाहर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद। यहाँ पे जो हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी बातों को अनशोषा करते हैं ऊपर अधिकारी, चेयरमैन और अधिकारी एमडी ने हम लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों का बड़े से बड़े पैमाने से उनके साथ में दुर्घटनाएं और समस्याएं उनके साथ में पैदा हो रही हैं। आज जो संविदा कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए, आज वो वेतन नहीं मिल रहा है और समान कार्य का समान वेतन के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो कर्मचारी आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके परिवार वालों को सरकार से निवेदन है कि उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए मिलना चाहिए और जो लोग घायल हैं उनको कम से कम 20 लाख रुपए मिलना चाहिए। कोई हाथ कटवा लेता है, कोई पैर कट जाता है किसी का, उसके परिवार वालों को 20 लाख रुपए मिलना चाहिए। और जो लोग कर्मचारी हटाए गए हैं, 25,000 कर्मचारी हमारे बेरोजगार कर दिए गए हैं, उनको वापस लिया जाए। और आज पूरे प्रदेश को रोशन करने वाला सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी होता है बिजली बोर्ड में। आज कर्मचारियों को काम
कम करके, यानी कि 3-3 लोगों को 10-10 लोगों का काम दिया जा रहा है। जहाँ पे 18 लोग 19 लोग होना चाहिए, वहाँ पे 6 लोगों से काम कराया जा रहा है। तो दुर्घटनाएं इसी वजह से बढ़ रही हैं और हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे जितनी कर्मचारियों की ज़रूरत हो वहाँ पे उतने कर्मचारियों को लगाना चाहिए। कितनी संख्या है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कर्मचारियों की संख्या तो आउटसोर्स कर्मचारी पूरे प्रदेश को देख रहे हैं। आज पूरे प्रदेश लगभग 80,000 के आसपास कर्मचारी हैं और क्या नाम है, करीब 25,000 कर्मचारी हटा दिए गए हैं। तो समझ लिए किस तरीके से ये लोग रातों दिन मेहनत करके आज प्रदेश को रोशन करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में सीजेपी के सौरभ दास ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि आंदोलन से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए और प्रदर्शनकारियों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जैन जी को और हालिया विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक विरोध के दौरान भाषा और आचरण की मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। दोनों नेताओं के बयानों के बाद इन मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटन गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। गुजरात के वाडोदरा के गौरी व्रत में अवसर पर मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने पारंपरिक मेहंदी लगाई और व्रत से जुड़ी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का पालन किया। और आयोजन में सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे का संदेश देखने को मिला, जहां विभिन्न समुदाय की प्रतिभागियों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर भूखे मेवे भी वितरित किए गए और सामाजिक कार्यकर्ता निशिता और राजपूत और छात्र अच्छा मेनन ने इस आयोजन का सांस्कृतिक एकता और सद्भाव का प्रतीक बताया। आपका नाम और आपका परिचय और क्या प्रोग्राम रखा गया? मैं निशिता राजपूत और ऐसे गौरी व्रत का शुरुआत हुई है। सो आज कमाटी गार्डन 2 से 1 बच्चियों को ड्राई फ्रूट प्रोवाइड किया गया है और आरंगी पंड्या की 51 मुस्लिम बच्चियां हैं जो हर साल हिंदू बच्चियों को मेहंदी रखने के लिए आती है। सो एक मैसेज अच्छा पास आउट करते वो लोग बच्चियां, स्कूल की बच्चियां, कि उनके अंदर ऐसा कुछ मतभेद नहीं है, एक यूनिटी है और एक भाईचारा का मैसेज पास आउट करते हैं। ऑफ कोर्स के वो लोग भी एक्साइटेड रहते हैं कब गौरी व्रत आएगा और हम कमाटी गार्डन जाके बच्चियों को मेहंदी रखेंगे। कितनी लड़कियों को मेहंदी रखी गई और कितना ड्राई फ्रूट? 2 से 1 बच्चियों को यहाँ पे आज ड्राई फ्रूट्स प्रोवाइड किया गया है, उनको वितरण किया गया और 51 बच्चियाँ आई थी, मुस्लिम बच्चियाँ, जिन्होंने 2 से 1 बच्चियों को मेहंदी रखी। क्या नाम है आपका? मेमन अक्सा। आप आज क्या करने आई है यहाँ? आज हम
मध्य प्रदेश के रायसेन में मूंग की खरीद को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 100% मूंग खरीदी सुनिश्चित करने और उर्वरक वितरण में लागू ई टोकन व्यवस्था समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं और किसानों का आरोप है कि उनकी मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया और वही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का किसान इस बार एक ही मांग मान रहा है। सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% मूंग की खरीदी की जाए, ई टोकन व्यवस्था बंद किया जाए, वही के आधार पर खाद दिया जाए। तो अभी आप लोग कहाँ कूच कर रहे हैं? जी, हम लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का निवास घेराव करेंगे, सीएम हाउस घेराव करेंगे, क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था कि सभी किसानों को उन्होंने मिलने का टाइम दिया और हमसे झूठ बोला कि वो दिल्ली गए हैं, जबकि वो दतिया चुनाव में थे। किसान इस बात से भी आक्रोशित है कि हम हमें फिरमा रहे हैं, हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाह रहे हैं। जब तक 100% मूंग की खरीदी नहीं की जाएगी, ये टोकन व्यवस्था बंद नहीं की जाएगी, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज तो शुरुआत है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएगा। लेकिन पुलिस ने जगह जगह रोकने की व्यवस्था कर रखी है। आपको भी यहाँ पे रोका गया था? अब्दुल्ला यहाँ पर नहीं, हमने नर्मदापुरम से जब से ये स्टार्ट किया है हमारा मार्च, पैदल मार्च, हमें कम से कम 15 जगह पर रोका गया, लेकिन किसानों ने वो सारी बाधाएं पार की और ये मोहन यादव जी के घर तक भी पहुंचेंगे। रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड के कई राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी से जुड़े विवाद में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया और अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने छात्र हितों, सुशासन और जन विश्वास की प्राथमिकता देने की बात कही तथा आरोप लगाया कि राज्य सरकार कई अहम मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। आपके समक्ष है उसके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत सारी बातें दर्पण की तरह साफ है और इसके लिए प्रतीक्षा करिए। ये समय समय पर ऐसे विषय पर बहुत सारी बातें उभरेगी तो उसका समाधान का रास्ता भी सामूहिक रूप से ढूंढा जाएगा और ढूंढा जा रहा है और हो रहा है। नीट मामले पर विपक्ष ने आपसे इस्तीफा ले लिया, लेकिन राज्य में जेपीएससी मामले पर आप झारखंड में विपक्ष में है, तो इस पर बहुत ज्यादा आक्रोश, उस तरीके का सत्ता पक्ष पर आपको दबाव नहीं बना पा रहा? नहीं, देखिए ऐसा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के ऐसे विषयों को लेकर के यदि आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट नीति निर्धारित है और इसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्र की प्राथमिकता को तय करते हुए ये आपको ध्यान में है कि समय पर ठीक है उसमें कोई गड़बड़ी हुई, उसकी जांच की कार्रवाई। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहिए हम मिलते भी भर